गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 7 इवैल्यूएशन पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इवैल्यूएशन एक लॉन्ग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें एक स्पीशीज़ जो होती है वो ग्रेजुअल चेंजेस के बाद में हज़ारों जनरेशन के बाद एक नई स्पीशीज़ के फॉर्म में इवॉल्व होती है। सो दिस इज़ द इवैल्यूएशन। और आइए इसको हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। सो हाउ वी कैन डिफाइन इवैल्यूएशन? Evolution is the changes in the characteristics of a species over several generations and relies on the process of natural selection. ठीक है, तो evolution वो एक बहुत लंबी प्रोसेस है जिसमें किसी भी स्पीशीज़ में ग्रेजुअल चेंजेस आ जाते हैं और ऐसा कह सकते हैं कि ये एक नेचुरली फिर एक नई स्पीशीज़ जो है वो डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स के बारे में हम बात करें, ह्यूमन बींग्स आर आल्सो रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस इवोल्यूशन इन देयर एंसेस्टर्स, है ना। हमारे एंसेस्टर में लगातार चेंजेस होते रहे और उन चेंजेस के कारण आज एक नई स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। जब आप ह्यूमन बींग्स के एंसेस्टर्स को हम देखेंगे तो आपको होमोनिडी, क्रो-मैग्नन, होमो इरेक्टस, इस तरीके से जब हम उसकी सिक्वेंशली स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, सो वी विल फाइंड सो मैनी वी कैन से सो मैनी स्टेप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इवोल्यूशन, जिसमें अलग अलग जगह पर हम अलग अलग स्पीशीज़ को देखेंगे। तो दैट मीन्स इन स्पीशीज़ में लगातार चेंजेस होते रहे। मान लिया जाए ये ए स्पीशीज़ थी, इसमें कुछ चेंजेस होते रहे और उसके बाद में इतने चेंजेस हो गए धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन कि अब इसको ये जो नेक्स्ट इंडिविजुअल आया, इस और इसके इंडिविजुअल और इसके एंसेस्टर में बहुत सारी डिससिमिलरिटीज़ हो गई थी, तो अब इसको एक नई स्पीशीज़ की तरह कंसिडर किया गया। इसी तरीके से जब ये बी में लगातार चेंजेस होते रहे और इतने चेंजेस हो गए कि अब ये बी से बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है इसमें, तो इसको हमने सी स्पीशीज़ कंसिडर कर लिया। इस तरीके से लगातार स्पीशीज़ ए बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, इस तरीके से ये लगातार चेंजेस के साथ में हम उनको नेक्स्ट स्पीशीज़ मान सकते हैं। अब ये एफ जो है ये भी फाइनली इवॉल्व नहीं है, अभी इसमें भी चेंजेस चल रहे हैं और डेफिनेटली हज़ारों साल के बाद में ये भी एक नई स्पीशीज़ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस एफ को आप ह्यूमन बींग भी मान लीजिए, तो ह्यूमन बींग होमो सेपियंस की नई स्पीशीज़ जो आने वाली है नेक्स्ट, मतलब कुछ एक आध हज़ार साल के बाद में, दैट विल बी द होमो सेपियंस फ्यूचरलिस। ठीक है, उसका नाम अभी से बता दिया गया है, होमो सेपियंस फ्यूचरलिस। दैट मीन्स वो स्पीशीज़ हमसे इतनी ज़्यादा डिफरेंट होगी कि अब उसको हम होमो सेपियंस नहीं कह पाएंगे, उसको हमने एक नया नाम देना पड़ेगा एंड दैट विल बी द होमो सेपियंस फ्यूचरलिस। ठीक है, आइए और डिस्कस करते। तो आगे हम इवोल्यूशन की डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी करते हैं। द थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑल स्पीशीज़ आर रिलेटेड एंड ग्रेजुअली चेंजेस ओवर टाइम। सभी स्पीशीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होती है, लेकिन विथ कंटिन्यूएशन ऑफ टाइम उनमें चेंजेस भी आते रहते हैं और इसी चेंजेस के कारण उनको हम अलग स्पीशीज़ कंसिडर करेंगे। Evolution relies on there being genetic variation in a population which affect the physical characteristics phenotype of an organism। तो आप जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज़म के जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, जो उसका फिनोटाइप होता है, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय जीनोटाइप। वो जीनोटाइप से कंट्रोल होता है। और इवोल्यूशन के प्रोसेस में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज़म के लगातार
जेनेटिक वेरिएशन आते रहते हैं, उसके जीन्स में लगातार चेंजेस आते रहते हैं, और उस जीन्स में चेंज आने से फाइनली ऑर्गेनिज़म के फिज़िकल चेंजेस भी आने लगते हैं, यानी कि फिनोटाइप चेंज भी आने लगते हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ आल्सो, ये दोनों ही जब जेनेटिकल और फिज़िकल चेंजेस आ जाएंगे और उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि वो एंसेस्टर और जो न्यू जनरेशन आई है उसमें सिमिलरिटीज़ ना दिखें, तो इसको हम नई स्पीशीज़ मान लेंगे और प्रोसेस को हम इवोल्यूशन कहेंगे, इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ वी कैन से। सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स में गिव द इंडिविजुअल एन एडवांटेज ओवर अदर इंडिविजुअल्स विच दे कैन देन पास ऑन टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो चेंजेस आते रहते हैं, जो ग्रेजुअल चेंजेस, जेनेटिक चेंजेस के कारण फिज़िकल चेंजेस, तो ये फिज़िकल चेंजेस जो होते हैं ये बहुत सारे इंडिविजुअल्स को एडवांटेज देते हैं, और क्योंकि ये सुपरफिशियल कैरेक्टर्स होते हैं इंडिविजुअल के अपनी कम्युनिटी में, कम्युनिटी के अदर मेंबर्स से ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होते हैं, सुपरफिशियल कैरेक्टर्स होते हैं, तो उन कैरेक्टर्स को वो इंडिविजुअल जो होता है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करता है, ठीक है। जब हम आगे डार्विनिज़म को पढ़ेंगे तो डार्विनिज़म में भी यही होगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं, जो गुड कैरेक्टर्स होते हैं, जो सुपरफिशियल कैरेक्टर्स होते हैं, दे शुड बी ट्रांसफ़र बाय एन इंडिविजुअल टू इट्स नेक्स्ट जनरेशन, एंड इसी के कारण उसमें लगातार चेंजेस आ जाते हैं और वो एक नई स्पीशीज़ का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, कॉस्मोजोइक थ्योरी जिसको हम कहते हैं, एंड थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसके बारे में बात करेंगे। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, सो ये डिफरेंट थ्योरीज़ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आइए डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, उसके बाद में थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, कॉस्मोजोइक थ्योरी क्या कहती है कि किस तरीके से ये थ्योरीज किस तरीके से कहती है कि अलग अलग थ्योरी जो है वो अपने अलग अलग पॉइंट्स रखेंगी कि हाउ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन वाज कंप्लीटेड, या वी कैन से इवोल्यूशन की प्रोसेस किस तरीके से हुई। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कई सारी चीज़ें तो इनके नाम से ही पता चल जाती है, स्पॉन्टेनियस, अचानक, है ना। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ये कहते हैं कि केमिकल्स के थ्रू इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इनकी स्टडी करते हैं। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या कहती है कि गॉड द सुपर नेचुरल बीइंग क्रिएटेड द अर्थ, लाइट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। उन्होंने अर्थ, लाइट, प्लांट्स और एनिमल्स को क्रिएट किया। गॉड सुपर नेचुरल पावर है, उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। क्या 3 खास बातें इन्होंने कही। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वी सी टुडे वेयर क्रिएटेड एज सच। जैसे हम आज देख रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़, वो क्रिएट की गई है एज सच, ऐसी के ऐसे ही उसको क्रिएट किया गया है, ठीक है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स वाज ऑलवेज द सेम सिंस द टाइम ऑफ क्रिएशन एंड विल रिमेन द सेम इन फ्यूचर आल्सो। तो ये क्या कहते हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जो लाइफ फॉर्म्स की डाइवर्सिटी है, जहाँ प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, स्पीशीज़ हैं बहुत सारी, वो सेम रहेगी, वह सेम पहले भी ऐसी थी और आने वाले समय में भी ये ऐसी के ऐसी रहेगी, इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। और एक और क्या बात कही इन्होंने कि द अर्थ इज़ अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड, ठीक। तो बिकॉज ऑफ इसके कोई एविडेंस नहीं है कि भाई ऐसा किया गया है या ये गॉड ने इसको क्रिएट किया है। हिंदू मैथोलॉजी में भी कहा जाता है कि लॉर्ड ब्रह्मा वाज क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर अर्थ एंड ऑल द लाइफ फॉर्म्स ऑन द लैंड, ठीक है। इस तरीके से क्रिश्चियन मैथोलॉजी में कहा जाता है कि जीसस ने इसको क्रिएट किया है। इस तरह से अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं।
साइंटिफिक प्रूफ ना होने के कारण इसको हम ज़्यादा डिटेल स्टडी, ज़्यादा डिटेल इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया या कॉस्मोजोइक थ्योरी। अर्ली ग्रीक फिलोसोफर thought about that units called spores or pansperms came from the earth, came on the earth along with meteorites, and they might have evolved into the present day forms. तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो प्रेजेंट लाइफ फॉर्म है हमारे यहाँ पर अर्थ के ऊपर, ये इस मेटेरियोइड्स के थ्रू दूसरे प्लेनेट से आया है, और यहाँ पर ये आया और यहाँ पर ये इवॉल्व हो गया। तो यहाँ पर अर्थ के ऊपर लाइफ का जो इवोल्यूशन है वो अर्थ के ऊपर नहीं हुआ है। लाइफ का ओरिजिन जो है वो अर्थ के ऊपर हुआ है। इट इज़ ओरिजिनेटेड समवेयर एल्स इन द अदर प्लेनेट, and in the form of these meteoroids they are come into the earth, और यहाँ पर आके इसका डेवलपमेंट हो गया, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पर भी आप सोच सकते हैं कि इसके भी कोई एविडेंस हमारे पास में नहीं है, इसलिए ज़्यादा इसके बारे में भी हम नहीं डिस्कस कर सकते हैं, या इसको हम सच नहीं मान सकते कुल मिला के अगर देखा जाए तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद ये सब पढ़ना भी ज़रूरी है हमें, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देंगे तो ये चीज़ें भी पूछी जाती है कि पेंसपर्मिया क्या कहता है, स्पेशल क्रिएशन क्या कहता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कहता है। तो अब हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन के ऊपर आ गए। इट वाज आल्सो बिलीव्ड दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइफ अरोज फ्रॉम डिकेइंग मैटर लाइक स्ट्रो। ये क्या कहते हैं कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो कुछ घास फूस से भी हो सकता है, कुछ डिकेइंग मैटर से, सड़े गले चीज़ों से भी हो सकता है या हुआ है, ऐसा ये बताते हैं। कौन बताते हैं? लुई पाश्चर, स्पॉन्टेनियस क्रिएशन में। इसमें एक एग्जांपल पढ़ने को मिलता है, साइंटिस्ट का नाम, तो ग्रीस में इस तरीके का बिलीव था कि जो है वो डेड मैटर से लाइफ का इवोल्यूशन हो सकता है, हुआ है। एक एक्सपेरिमेंट में किसी एक साइंटिस्ट ने कहा है कि अगर पसीने से भीगी हुई उसकी शर्ट उसने एक गेहूं का जो घास फूस होता है उसके साथ रख दी, तो कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर चूहे हैं वो निकल के आ गए। तो वो ऐसा मानते हैं कि भाई नॉन लिविंग थिंग्स से भी लिविंग थिंग्स का इवोल्यूशन या फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसके बाद में लुई पाश्चर के बात करें तो बट लुई पाश्चर डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कैन अराइज ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ही showed that no life arose from the heat-killed yeast broth that was kept in a pre-sterile flask kept close, while new living organisms arose from the heat-killed yeast that was kept in the flask left open into the air. तो यहाँ पर क्या हुआ कि तो लुई पाश्चर्स एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से बताया कि नॉन लिविंग थिंग से कभी भी लाइफ का ओरिजिन नहीं हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक फ्लास्क लिया जिसमें न्यूट्रिएंट्स लिए, और उसके बाद में उस फ्लास्क को एक स्वान नेक फ्लास्क, स्वान नेक शेप स्ट्रक्चर से उसको मतलब फ्लास्क के ऊपर इस तरीके की नेक लगा दी, एस शेप जिसको अपन कह सकते हैं, एस शेप कह सकते हैं या स्वान नेक शेप कह सकते हैं। ऐसी एक ट्यूब उन्होंने लगा दी यहाँ पर, और नेक ऑफ फ्लास्क ड्रॉन आउट द फ्लेम, यहाँ से उसको उसमें फ्लेम दे दी गई जिससे कि एयर फोर्स्ड आउट फ्रॉम द ओपन एंड। जो इसके अंदर एयर बची हुई थी इस एस शेप ट्यूब के अंदर, वो एयर यहाँ से बाहर निकल गई ड्यू टू कंटिन्यूस हीटिंग। उसके बाद में
उन्होंने ये जो न्यूट्रिएंट यहाँ पर भरे थे इस फ्लास्क के अंदर, ये न्यूट्रिएंट्स को भी हीट कर दिया। ठीक है, लिक्विड स्टेरलाइज बाय हीटिंग, लिक्विड को स्टेरलाइज कर दिया हीट करके, और फिर लिक्विड को थोड़े समय के लिए कूल होने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने इस ट्यूब का जो एस शेप ट्यूब है उसका एंड इन्होंने ओपन छोड़ दिया, तो डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रैप्ड इनटू द बेंड, वो यहाँ पर आए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डस्ट पार्टिकल इसके अंदर एंटर कर रहे, लेकिन चूंकि वो उसका एस शेप था इसलिए वो रास्ते में ही ट्रैप हो गए, न्यूट्रिएंट तक नहीं पहुँच पाए। ठीक है, न्यूट्रिएंट जो नीचे बॉटम में रखा हुआ है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, रास्ते में वो ट्रैप हो गए। ठीक है, तो फाइनली उनका रिज़ल्ट क्या था कि लिक्विड रिमेन स्टेरलाइज्ड और अनअफेक्टेड मिला, और विदाउट लाइफ फॉर्म्स। यहाँ पर जब उन्होंने कुछ समय बाद देखा तो वो स्टेरलाइज ही रहा और कोई लाइफ फॉर्म उनको नहीं दिखाई दिया। लेकिन उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ तक तो सेम दूसरी बार सेम किया। ठीक है, कि फ्लास्क लिया, उसमें न्यूट्रिएंट्स रखे, उसके बाद में उसको उसकी ट्यूब से जो है वो डस्ट और एयर को फोर्सली आउट कर दिया। उसके बाद फिर इस न्यूट्रिएंट को स्टेरलाइज कर दिया। स्टेरलाइज करने के बाद में अब इस एस शेप ट्यूब का जो दूसरा एंड था वो दूसरा एंड उन्होंने ब्रेक कर दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक कर दिया, छोड़ दिया उसको, और उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ समय बाद क्या होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यस, न्यूट्रिएंट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं। तो हैंस प्रूव कि जब तक कि कोई भी लिविंग फॉर्म्स नहीं आएगा किसी न्यूट्रिएंट के कांटेक्ट में, स्टेरलाइज मीडियम में, वो डेवलप नहीं हो सकता। यहाँ पर भी क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ तक आए लेकिन वो यहीं पर ट्रैप हो गए, तो न्यूट्रिएंट में आपको स्टेरलाइज फॉर्म ही देखने को मिला। लेकिन जब उस न्यूट्रिएंट तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, जब हमने इस तरीके की व्यवस्था कर दी, उसकी ट्यूब को जो है वो बेंड कर दिया या उसको ब्रेक कर दिया एक जगह से, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ईजीली उसके अंदर आ गए और वहाँ पर आकर उनको न्यूट्रिएंट मिला, तो उसके कारण उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन हुआ और उनके नंबर उन्होंने बढ़ा लिए। तो बहुत सारी कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी लाइफ को ओरिजिनेट होने के लिए। सिर्फ न्यूट्रिएंट मीडियम काम नहीं करेगा, न्यूट्रिएंट मीडियम तब काम करेगा जब वहाँ पर लिविंग फॉर्म्स आएंगे और उस न्यूट्रिएंट को वो यूटिलाइज करेंगे, एट दैट टाइम वो अपनी संख्या वहाँ पर बढ़ाएंगे। तो यहाँ इन दोनों एक्सपेरिमेंट में ये लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक भी इस एस शेप ट्यूब के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिएंट तक नहीं पहुँच पाए थे। तब काफ़ी लंबा समय होने के बाद भी यहाँ पर कोई लाइफ फॉर्म डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर बहुत छोटे समय में ही जब हमने इस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कि वो इजीली अंदर एंटर कर सकते थे, तो बहुत कम समय में ही यहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हुए दिखाई दे दी। तो दिस इज़ द लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है उसको उन्होंने यहाँ पर उसका विरोध किया, उसको क्रिटिसाइज़ किया। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ओपेरिन एंड हेल्डिन। ओपेरिन एंड हेल्डिन कॉन्सेप्ट हैं ये क्या कहते हैं, द फर्स्ट लाइफ फॉर्म कुड हैव कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि जो पहला लाइफ फॉर्म आया है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग फॉर्म्स से आया है। वो नॉन लिविंग फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, आरएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, एक्सेट्रा। द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रिसाइज्ड बाय chemical evolution, formation of diverse organic molecules from the simple inorganic compounds। तो सिंपल केमिकल जो थे जिसमें हम अब आगे बढ़ेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर, मीथेन, ठीक है, ये सब सिंपल केमिकल फॉर्म्स थे। इन सिंपल केमिकल फॉर्म्स से ही बाद में जो कॉम्प्लेक्स केमिकल फॉर्म्स बने और उन कॉम्प्लेक्स केमिकल फॉर्म से
कुछ स्मॉल पार्टिकल्स बने लाइक वायरॉइड्स, फिर वायरसेस, उसके बाद में वायरसेस में भी बात करें तो प्लांट वायरस के बाद एनिमल वायरस, जिसके बाद में धीरे धीरे प्रोकैरियोट्स, जिसमें सबसे सिंपलेस्ट माइकोप्लाज्मा, इस तरीके से प्रोकैरियोट्स के बाद में फिर यूकैरियोट्स, इसी तरीके से ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप, इस तरीके से उनका इवोल्यूशन हुआ। तो यहाँ पर जो ओरिजिन है वो ओरिजिन ये कहते हैं कि केमिकल ओरिजिन हुआ है बहुत सालों पहले, जब अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पर पानी लगातार जो अर्थ के ऊपर था वो उबल रहा था। पानी के उबलने से लगातार इसमें जो केमिकल्स ये प्रेजेंट थे, दिस केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड वाटर, ये लगातार रिएक्शन कर रहे थे। और उस रिएक्शन के साथ में यहाँ पर कई तरीके के जो मॉलिक्यूलर फॉर्म्स थे वो बनने लगे, और उनसे धीरे धीरे आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन हुआ, अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे लाइफ का ओरिजिन हुआ। यहाँ पर यही इन्होंने एक्सप्लेन किया है। आगे हम बात करें जैसे द कंडीशन ऑन द अर्थ दैट फेवर्ड केमिकल इवोल्यूशन वेयर वेरी हाई टेम्परेचर, ये कंडीशंस थी। हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्ट्रॉम्स आ रहे थे, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, एंड दैट कंटेंट मेथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, hydrogen, etc. So these are the different chemicals were present in our primitive earth, and these are the some conditions, very high temperature, volcanic eruptions, ठीक है, और reducing atmosphere। कौन सी तीन बातें? हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक इरप्शन एंड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। ये तीन कंडीशंस खास बात करें हम, ठीक है। हालांकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर होने के कारण जो पानी था वो लगातार उसका इवेपोरेशन होता था। इवेपोरेशन होने के बाद में वो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे जाके उसका कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन के बाद में रेनिंग, और जैसे ही पानी वापस नीचे आता तो फिर वापस से उसका इवेपोरेशन होने लगता। तो इस तरीके से लगातार बारिश होती रही, मतलब इवेपोरेशन होता रहा, कंडेंसेशन होता रहा, रेनिंग होता रहा। तो धीरे धीरे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी डाउन होने लगा, और इसी दौरान ये जो पहाड़ हैं, नदियां हैं, ये सब इनका फॉर्मेशन भी इसी दौरान हुआ। और उसी दौरान उस हॉट टेम्परेचर में, उस हॉट बॉइलिंग वाटर में ये जो हमारा जो ये केमिकल्स है, मीथेन है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, इनके लगातार केमिकल रिएक्शंस चलती रही, और उन रिएक्शन के फलस्वरूप यहाँ पर अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ, न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन हुआ, लिपिड्स का फॉर्मेशन हुआ, और इसी तरीके से ये लिपिड से लिपिड और प्रोटीन मिलकर लिपोप्रोटीन का मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हुए। इसी तरीके से जो न्यूक्लियोटाइड्स थे उनका पॉलीमराइजेशन हुआ, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बने, जिसमें आरएनए बना, जिसके बाद में डीएनए बना। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर लगातार बनते रहे। इन्हीं केमिकल्स को अगर हम देखें तो इन सभी केमिकल्स से क्या बन सकता है? एक CnH2nOn बन सकता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बन सकता है, मोनोसेकेराइड बन सकता है, जिसमें ट्रायोज बन सकता है। ट्रायोज 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज शुगर बन सकती है। ये मोनोसेकेराइड्स बन सकते हैं। जब ये मोनोसेकेराइड बन सकते हैं तो डाइसेकेराइड, जिनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होकर डाइसेकेराइड बन सकते हैं, और डाइसेकेराइड में और अगर चेनिंग हो तो ओलिगोसेकेराइड्स बन सकते हैं, पॉलीसेकेराइड्स बन सकते हैं। ठीक है, जब इन्हीं को हम लें तो इनसे अमाइनो एसिड्स बन सकते हैं, अमाइनो एसिड बन सकते हैं। उन अमाइनो एसिड्स में पॉलीमराइजेशन हो तो क्या बन सकता है? पॉलीपेप्टाइड बन सकता है। पॉलीपेप्टाइड में और आगे उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आए तो प्रोटीन्स बन सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन बन जाएगा यहाँ पर। इसी स्ट्रक्चर को हम देखें तो इन्हीं स्ट्रक्चर से न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन, एन बेस बन सकते हैं, नाइट्रोजनस बेस बन सकते हैं, और ये जो हम यहाँ पर मोनोसेकेराइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो मोनोसेकेराइड और नाइट्रोजन बेस जब आपस में जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा आपका
न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। उसमें यहाँ जो इस बॉइलिंग वाटर में H3PO4 फास्फोरिक एसिड जो था, वो फास्फोरिक एसिड जब इससे जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियोसाइड से क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या बनेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, यानी कि DNA बन सकता है, RNA बन सकता है। ठीक है, और इन्हीं स्ट्रक्चर को जब हम देखें तो इन्हीं स्ट्रक्चर से क्या बन जाएगा, फैटी एसिड बन सकता है, और ग्लिसरॉल बन सकता है, तो उससे क्या बन सकता है, लिपिड बन सकता है। यही सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रिमिटिव लाइफ को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और यही केमिकल ओरिजिन में ये सारी चीज़ें हुई है। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ओपेरिन और हल्डीन कंसेप्ट जो है था, उसको मिलर और यूरेज ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव करने की कोशिश की है कि हाउ दैट केमिकल्स are associated together and responsible for the origin of some complex chemical molecules, and they will be responsible for origin of first life. They created conditions similar to the primitive atmosphere. उन्होंने primitive atmosphere की जैसे conditions को create किया, कोशिश की उन्होंने कि जिस तरीके से पहले हज़ारों साल पहले जो अर्थ थी उसका टेम्परेचर, वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होते थे, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वहाँ पर होते थे, बिजलियाँ चमकती थी, और जो पानी था वो काफ़ी गर्म था, वाटर गर्म था, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर था, अमोनिया था, मीथेन था, हाइड्रोजन था। तो ये सारी कंडीशंस उन्होंने क्रिएट की लेबोरेटरी में। द लेबोरेटरी यूजिंग ग्लास apparatus एंड ट्यूब्स, दे क्रिएटेड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रोड्स इन अ क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग मीथेन। क्लोज्ड फ्लास्क में मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, वाटर वेपर था, और इतना टेम्परेचर था 800 डिग्री सेल्सियस। द वाटर कंटेनिंग चैम्बर वाज हीटेड टू प्रोवाइड वाटर वेपर। ठीक है, तो उसको लगातार हीट किया गया वाटर कंटेनिंग चैम्बर को, ताकि उससे वाटर वेपर निकले, और वाटर वेपर निकले जो कि एक प्रिमिटिव कंडीशन में, प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन में, जिसमें वाटर लगातार गर्म होकर वेपराइज हो रहा था, तो वाटर वेपर बने। आफ्टर अ वीक दे ऑब्जर्व्ड the formation of number of complex organic molecules like some sugar, nitrogenous base, amino acids, lipids etc. तो कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर कई सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गए। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने इस एपरेटस को बनाया, देखें आप यहाँ पर, ये देखिए, ये बॉइलिंग वाटर कंटेनिंग एक फ्लास्क है जिसमें लगातार वाटर को बॉइल किया जा रहा है। ठीक है, वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं रखी, क्योंकि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर हमें रखना है, ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं था। ठीक है, वैक्यूम पंप लगा दिया जिससे कि ऑक्सीजन या प्रीवियस जो भी गैसेस थी उनको बाहर निकाल दिया। सिर्फ हमारी जो स्पेशल केमिकल्स है, मीथेन है, अमोनिया है, वाटर है, H2 है, बस इनको रखा गया, और यहाँ से लगातार पानी को गर्म करके वाटर को वेपराइज किया गया। ये इलेक्ट्रोड्स लगाए गए जिससे कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लगातार स्पार्किंग की गई। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या हुआ कि जो ऊपर से बारिश होती थी तो लगातार कूलिंग भी होती थी उस वाटर की, वाटर वेपर जो था वो कूल भी होता था। तो यहाँ पर इन्होंने एक कंडेंसर भी लगाया गया जिसमें कि ठंडे वाटर को, एक साइड से ठंडे वाटर को भेजा गया और दूसरी साइड से उसको लगातार आउट करता गया, यानी कि ये पर्टिकुलर पार्ट जो था ये लगातार ठंडा भी हो रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जो ऊपर यहाँ जो भी केमिकल्स लगातार इस हाई टेम्परेचर में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वाली कंडीशंस में वाटर वेपर के साथ में रिएक्शन करके जो भी केमिकल्स बने थे, वो केमिकल इस ट्यूब में यहाँ से जब ये ट्यूब निकल के आ रही है तो इस ट्यूब में वो ठंडे भी होने लगे, उनका कूलिंग होने लगा। ठीक है, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो यहाँ कलेक्ट होने लगे। ठीक है, तो वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जब उन्होंने कुछ समय बाद देखा तो यहाँ पर जो वाटर था उसमें कई सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मिले उनको। ठीक है, जिसमें क्या मिला उनको शुगर मिले, उनको अमाइनो एसिड्स मिले, उनको नाइट्रोजनस बेस मिले। ठीक है, तो दैट मीन्स उन्होंने ये कहा कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे हमारे, ये प्रीवियस मॉलिक्यूल्स थे इन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन नहीं था, हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहे थे, ऐसी कंडीशन में इन केमिकल्स में लगातार रिएक्शंस होती गई उनका, और रिएक्शन होने के साथ में जब वो कूलिंग हुई उनकी, तो ऐसी कंडीशन में वो कई सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बनकर उस पानी के अंदर आ गए। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि इसी से मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन हुआ,
डाइसैकेराइड्स का फॉर्मेशन हुआ, ओलिगोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ। मैं क्यों कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहा हूँ, क्यों प्रोटीन के बारे में बात कर रहा हूँ, क्यों लिपिड के बारे में बात कर रहा हूँ? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोलिपिड्स, ये आपस में मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। कोई भी सेल इवॉल्व होगी तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से इवॉल्व हुई, तो इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ। और कोई भी सेल अगर बन रही है तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो होना चाहिए ना, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। सेल है या जो भी कोई भी, जैसे हम वायरॉइड से शुरुआत करते हैं, वायरॉइड के पास में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ओनली, और कुछ भी नहीं होता है, तो उसको हमने वायरॉइड बोल दिया। ठीक है, वायरॉइड के बाद में प्लांट वायरस। तो प्लांट वायरस में क्या होता है, प्लांट वायरस में सिर्फ क्या होता है कि आरएनए और आरएनए कवर्ड बाय प्रोटीन। तो ये वायरॉइड, पहले ये वायरॉइड था जब सिर्फ आरएनए था, इसके बाद में प्रोटीन से कवर्ड हो गया तो ये प्लांट वायरस हो गया। ठीक है, उसके बाद में एनिमल वायरस के बारे में बात करें तो ये जो आरएनए था, इस आरएनए के साथ में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ने लगे, तो ये बाद में क्या हुआ, डीएनए आरएनए हाइब्रिड के फॉर्म में बनने लगा। और जब ये डीएनए अलग हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आप 5-phase 174 वायरस में देख सकते हैं, वो बन गया। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला वायरस बैक्टीरियोफेज बन गया। ठीक है, इस तरीके से ये तो हम वायरसेस के बारे में बात कर रहे हैं, जो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद में जब ये केमिकल्स बनने लगे तो इन केमिकल्स से जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने लगे, प्रोटीन बनने लगे, प्रोटीन बनने लगे, लिपिड्स बनने लगे, कार्बोहाइड्रेट बनने लगे, न्यूक्लिक एसिड्स बनने लगे। तो यहाँ इनका जो इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है, जो इन्होंने बताया कि केमिकल इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ कि जो सिंपल केमिकल से कॉम्प्लेक्स केमिकल बने, और उन कॉम्प्लेक्स केमिकल से धीरे धीरे लाइफ का जो है वो ओरिजिन हुआ, फर्स्ट सेल बनी। तो अभी हम यहाँ तक आए हैं जो केमिकल ओरिजिन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से केमिकल ओरिजिन जो है वो हुआ है। ठीक है, तो ओपेरिन एंड हल्डिन कॉन्सेप्ट, और उसको प्रूव किया मिलर और यूरेज ने अपना एक्सपेरिमेंट से। दिस डायग्राम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बनाइएगा। और कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से केमिकल्स यहाँ थे, तो बच्चे भूल जाते हैं उन केमिकल्स के नाम। ठीक है, फिर कि क्या रिज़ल्ट रहा, वो रिज़ल्ट भूल जाते हैं। क्या प्रूफ किया उन्होंने, क्या प्रूफ किया, ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ करने के लिए, ओपेरिन हल्डिन कॉन्सेप्ट को प्रूफ करने के लिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर हम केमिकल ओरिजिन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी भी हम फर्स्ट लाइफ फॉर्म के ऊपर नहीं गए हैं कि पहली लाइफ कैसे आई, पहली सेल कैसे बनी, तो उसको हम देखेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।